देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है प्रजा की हर हाल में रक्षा करना, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी राजधर्म को फॉलो करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइन लेंथ बिल्कुल क्लियर है। जो बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा उसे योगी का प्रहार सहना होगा, चाहे वो लखनऊ के गोमती नगर में बदसलूकी का मसला हो या फिर अयोध्या में एक ओबीसी नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े एक्शंस लिए हैं। अयोध्या गैंगरेप कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोइन खान के ठिकानों पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। मोइन खान पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें हैं। अयोध्या के भदरसा में मोइन खान की बेकरी फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया गया। आज सबसे पहले फूड एंड सप्लाई विभाग की टीम भदरसा पहुंची। मोइन खान के बेकरी शॉप और बेकरी फैक्ट्री में रखे खाने के सामानों की जांच की गई। उसके बाद बेकरी शॉप को सील कर दिया गया है। साथ ही बेकरी फैक्ट्री पर बुलडोजर चला दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर चला तो चला क्यों? क्या गैंग रेप के आरोपी होने की वजह से बुलडोजर चला? तो आज मैं आपका पूरा कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में है वो दूर करूंगी। दरअसल जिस जगह पर मोइन खान ने बेकरी फैक्ट्री अपनी बना रखी थी वो नजूल की जमीन पर बनी थी। तालाब को भरकर बेकरी बना दी गई, यानी कि अब आप समझ ही गए होंगे कि जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और वो जो जमीन थी वो दलितों की थी और इसीलिए इस पर बुलडोजर एक्शन योगी आदित्यनाथ ने लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई है। फिलहाल जो बुलडोजर है वो पहुंच चुका है और यहां पर जो अवैध बेकरी है उस अवैध बेकरी को जो गिराने की शुरुआत है, ये देखिए किस तरीके से गिराने की शुरुआत हुई है। ये पहला जो खांचा है वो चला है और बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई है। ऊपर जो टीना है उसको गिराया जा रहा है और ये जो बुलडोजर एक्शन है ये दरअसल उन लोगों के खिलाफ है जिन लोगों ने महिलाओं की, बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विधानसभा में इसका ऐलान किया था कि किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आरोपी कोई भी हो, किसी से मजहब से हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है भदरसा में। और आरोपी मोइन खान की जो अवैध प्रॉपर्टी है जिसको कि तालाब पर कब्जा करके बनाया गया था उसको फिलहाल जमींदोज किया जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी, अवैध प्रॉपर्टी जमींदोज नहीं हो रही है बल्कि ये उन सभी आरोपियों के लिए बड़ा और सख्त मैसेज है कि जो भी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत काम करने की कोशिश भी करेगा, सोचेगा भी, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो जारी रहेगा। और ये जो लाइव विजुअल्स है, ये लाइव एक्शन आपके कैमरे पर दिख रहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को जमीन पर दिखाया जा रहा है। फिलहाल जो एक्शन है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से ग्राम समाज की जमीन पर तालाब को पाट के बनाया गया है। ठीक बगल में तालाब है, बड़ी तादाद में यहाँ पर जमीन को कब्जा किया गया है, सरकारी जमीन को कब्जा किया गया है, तालाब को पाट के कब्जा किया गया है। रेगिस्तान साथ साथ जो बाकी जमीनें होती हैं, जो बताया जाता है कि भूमि उपजाऊ नहीं होती हैं, उस तरीके की जमीन को भी कब्जा किया गया है। साथ ही शमशान की जमीन को भी कब्जा किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हरिजन लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं, उनकी जमीन को भी गलत तरीके से अपने कब्जे में लेकर कब्जा किया गया है। ठीक बाहर आप देखेंगे तो आपको तालाब नजर आएगा और तालाब में जिस तरीके से सरकारी जमीन होती है, सरकारी जमीन को भी बाकायदा यहाँ पर पाटा गया है। और जो बुलडोजर एक्शन है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। पूरा जो इलाका है उसको मैं अपने कैमरामैन मनोज के जरिए दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई है। पूरी जो बेकरी है, अवैध बेकरी है, उस अवैध बेकरी को अब फिलहाल जमींदोज कर दिया गया है। और जमींदोज करने के बाद ये उनके हौसले को भी जमींदोज करेगा जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, गैंगरेप करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ गलत आचरण रखते हैं और उसके बाद धमकाने की भी कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ये जो पूरी अवैध बेकरी है इसको गिरा दिया गया है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो गया है। और ये बुलडोजर एक्शन बताता है कि
जीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो लगातार जारी रहेगी। और यही वजह है कि जो भी सामान बेकरी के अंदर रखा हुआ था उसको पूरी तरीके से बाहर कर लिया गया है। जो खाद्य असिस्टेंट कमिश्नर है उनका कहना है कि जो सैंपल्स लिए गए हैं प्रथम दृष्टया वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नजर नहीं आते हैं। यही वजह है कि इस बेकरी को न सिर्फ सील किया गया है बल्कि अवैध घोषित किया गया है। और अवैध घोषित करने के बाद बेकरी पर जो बुलडोजर एक्शन है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सत्र के दौरान कहा था कि आरोपी कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है, फिर वो चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, पश्चिमांचल का इलाका हो या फिर अयोध्या से सटा हुआ कोई भी इलाका हो, अयोध्या हो, लखनऊ हो, सब जगह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मोहित खान जो कि समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष भी है, उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई दर्शाता है कि अपनी प्रतिबद्धता को लेकर के मुख्यमंत्री जो भी बोलते हैं अधिकारी वही करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये पाया गया कि ये पूरी जमीन गलत तरीके से अर्जित की गई थी, अवैध तरीके से अर्जित की गई थी और तालाब की जमीन यानी कि ग्राम समाज की जमीन को बाकायदा अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई थी, करोड़ों की संपत्ति हथियाई गई थी, इसमें बैंक चलता था, दूसरी प्रॉपर्टी में चौकी चलती थी। तो किस तरीके का रसूख था मोहित खान का, किस तरीके का प्रभुत्व था, किस तरीके का उसका प्रशासन और पुलिस में दखल था कि शुरुआत में पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की थी। यही वजह है कि इस तरीके की कार्रवाई बड़ा मैसेज है उन सभी आरोपियों को जो दरअसल महिलाओं की, बच्चियों की अस्मत को खराब करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद धमकाते भी हैं। तो फिलहाल बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है भदरसा इलाके में। जल्द ही इस पूरे साम्राज्य को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और ऐसी अवैध प्रॉपर्टीज को सीज करने के साथ साथ अपराधियों के मनोबल को और अर्थव्यवस्था को तोड़ने का भी बड़ा काम करेगी। तो योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, लेकिन मोहित खान कौन था वो अब आप जान लीजिए। कुछ साल पहले तक मोहित खान एक प्रॉपर्टी डीलर हुआ करता था, छोटे मोटे प्रॉपर्टी का धंधा करता था, फिर वो समाजवादी पार्टी का नेता बन गया। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी। रसूख की बदौलत अपनी बिल्डिंग में 2012 में पुलिस चौकी खुलवा लिया, जिसके बाद इलाके में उसकी एक और कमाई भी बढ़ी और दूसरी तरफ इलाके में उसका रसूख भी बढ़ गया, जिसके बाद उसने जमीन कब्जा करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। शमशान की जमीन हो या नजूल की, हर किसी पर मोहित खान की नजर पड़ चुकी थी। सब पर कब्जा करते चला गया। तालाब को पाटकर बेकरी फैक्ट्री लगा दी, दलितों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, ग्राम सभा की जमीन को कब्जे में लेकर उस पर बाउंड्री वॉल करा दिया। यानी कि सरकारी जमीन को मोहित खान ने अवैध कब्जा कर उसका मालिक बन बैठा और इसीलिए अब उस पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या के भदरसा में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है आरोपी मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टी पर। अंदाजा लगाइए कि ग्राम समाज का जो तालाब होता है, ठीक पीछे आप मेरे ग्राम समाज का तालाब देख रहे हैं, और इस तालाब को बाकायदा पाट लिया गया था। तालाब को पूरी तरीके से पाट के खत्म कर दिया गया था और इस तरीके के जो बड़ी बड़ी यहाँ पर बाउंड्री वॉल हैं, इसके जरिए बाकायदा यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था और इस अवैध निर्माण के जरिए लाखों रुपए की जो रकम है वो डकारी जा रही थी हर महीने। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो यहाँ चलना शुरू हुआ है और करोड़ों रुपए की इस प्रॉपर्टी पर फिलहाल बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तालाब से सटी हुई जमीन है, तालाब से सटी हुई जमीन पर पूरी तरीके से जमीन को खाली कराया जा रहा है और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो लागत है वो इस जमीन की बताई जा रही है। पता ये भी चला है कि जो जमीन होती है ग्राम समाज की, उस पे और भी जगह कब्जा है। हरिजन समाज के जो लोग होते हैं उनकी जमीन को गलत तरीके से कब्जे में लिया गया है और इसी वजह से जितनी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिली है, सारी प्रॉपर्टीज पर इस समय बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। एसडीएम सोहावल अशोक सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के बारे में बता दें, क्या क्या चीजें निकल के आई हैं अब तक की जांच में? शासकीय जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है, जैसे कि तालाब की जमीन है उस पर निर्माण कर रखा है। अब शमशान भूमि है उस पर भी कब्जा तस्दीक हुआ है, हालांकि एक्शन उस पर विशेष है। बाकी जो चक्रोड है, तालाब की जमीन जिसमें आपको बताया है उस पर भी निर्माण चल रहा है और तो जो उस पर ये सब एक्शन जारी है और शॉर्टली कंप्लीट भी कर दी जाएगी। सर, ये क्या अंदाजा लग पाया है कि ये जो गलत तरीके से कब्जा किए गए ये टेन्योर क्या थे? 2010 के थे, 12 से 17 के बीच के थे या कब के थे? ये पुराने प्रकरण है, बहुत पुराने प्रकरण है। उसकी भी आप लोग जांच कर रहे हैं कि कब का ये मामला है? बिल्कुल जांच कर रहे हैं। अभी रिसेंट के तो नहीं है, पुराने हैं, लेकिन काबिज थे ये लोग। इल्लीगली जैसे कि शिकायत भी आ रही है, एससी की जमीनें हैं उनका कब्जा कर रखा है। तो राजस्व की टीम है इस समय कुल मिलाकर के सारी जमीनों का
लेखा जोखा निकाल रही है? पूरा जो रिकॉर्ड्स हैं सारे कंगाले जा रहे हैं कि कब कब कब्जा किया गया था, कौन कौन सी जमीन कब्जा गई थी, पास की जमीन कितनी है, प्राइवेट जमीन कितनी है, तो पूरा जो ब्यौरा है वो तैयार किया जा रहा है। कमर्शियल जमीनें भी सर गलत तरीके से कब्जाई गई हैं, जिससे बैंक तक खुला हुआ है। वो तो साइड में आपने देखा ही है, बना है वो रास्ते की जमीन पर बना है। तो रास्ते की जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा था, सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा था, चक रोड पे कब्जा किया जा रहा था, तालाब की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, शमशान की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। शायद ही कोई ऐसी जमीन बची हो जो मोहित खान ने अपने प्रभाव से, अपने प्रभुत्व से, सरकार की दबंगई से कब्जा न कर रखी हो। यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर अब गरज रहा है, अवैध बेकरी तोड़ी जा रही है और जल्द ही बाकी जो प्रतिष्ठान हैं उनको भी तोड़ा जाएगा और मोहित खान के इस काले साम्राज्य का एक एक सच सामने आएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा कर दी है कि आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही वजह है कि अयोध्या के भदरसा इलाके में यहाँ के समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान के अवैध निर्माण पर, काले साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर जम के गरज रहा है। तो मोहित खान जैसे जैसे जमीन पर कब्जा करता गया, इलाके में उसका रसूख जो था, जो दबदबा था, वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। समाजवादी पार्टी ने उसे भदरसा नगर का अध्यक्ष भी बना दिया। उसे समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का राइट हैंड माना जाता है। उसके रसूख का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब नाबालिग रेप पीड़िता की मां उसके खिलाफ शिकायत करने भदरसा पुलिस चौकी पहुंची तो पुलिस ने एफआईआर तो दूर, वो छोड़ ही दीजिए, कंप्लेन तक दर्ज नहीं की। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे में वो अगर सरकारी या नजुल की जमीन कब्जा करता तो उस पर कौन उंगली उठा सकता था। लेकिन सीएम योगी का फॉर्मूला एकदम क्लियर है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। और यही भदरसा मोहित खान की जमीन पर हुआ। उसके अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया, यहां तक कि जो पुलिस थाना था उसे भी अब शिफ्ट कर दिया गया है, जो मोहित खान के ही घर पर चल रहा था। ग्राम समाज की जमीन हो, शमशान की जमीन हो, चक्रोड की जमीन हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, सभी जमीनों पर आरोपी मोहित खान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा था। और यही वजह है कि जब ग्राम समाज की तरफ से नपाई हुई, सरकारी विभाग की तरफ से नपाई हुई, एसडीएम सोहावल की तरफ से नपाई हुई, लेखपाल की मौजूदगी में नपाई हुई, तो पता चला कि किस तरीके से, देखिए, तालाब की जमीन को गलत तरीके से, पूरी तरीके से पाटा गया था, अवैध निर्माण किया गया था बेकरी के तौर पर। और कैसे बाकायदा, जहां पर इस समय देखिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खड़े हुए हैं, इस पूरी जमीन को मोहित खान ने अपने प्रभाव में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके ठीक पीछे की जो आप जमीन देख रहे हैं, ये कमर्शियल जमीन है। कमर्शियल जमीन को भी किस तरीके से कब्जे में लिया गया था, उसमें सरकारी बैंक शामिल किया गया था और 10 मीटर जो सरकारी जमीन होती है, रोड होती है, चक रोड होती है, उसका इस्तेमाल कर लिया गया था। फिलहाल अब जेसीबी यहाँ पर लग गई है, तालाब से सटी हुई जो भी जमीन है सरकारी, उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। और जेसीबी इस समय आप देखिए किस तरीके से वार कर रहा है, किस तरीके से प्रतिवार कर रहा है। और जो बाउंड्री वॉल की गई थी अपने कब्जे को दर्शाने के लिए, उस कब्जे को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है जेसीबी के द्वारा, यानी कि बुलडोजर के द्वारा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में ही साफ कहा था कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में आप देखिए कि जो अवैध निर्माण था, जिस तालाब को पाटा गया था, वो अवैध निर्माण तोड़ के जेसीबी से नेस्तनाबूद किया जा रहा है और उसी तालाब में इसको फेंका जा रहा है जिस तालाब को दरअसल सरकारी गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई। तो मोहित खान ने जमीन पर अवैध कब्जा कर सिर्फ बेकरी फैक्ट्री नहीं बनाई थी, उसे जहां भी मौका मिला वहां पर उसने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। उसने भदरसा में जमीन पर कब्जा करके एक मार्केट बना दिया। उस मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच भी है। उसने अपना बेकरी शॉप इसी मार्केट में बना रखा है, जिसका नाम A1 बेकरी है। जिस जमीन पर मार्केट बना है वो जमीन भी सरकारी है, वो भी अवैध ही कब्जा करके बनाया गया है। और इसीलिए उस पर भी बुलडोजर एक्शन होना है, जो आगे होगा, क्योंकि अभी उसमें पीएनबी बैंक का ब्रांच है जिसे खाली करने का आदेश दिया गया है। और जैसे ही वहां से बैंक किसी और जगह शिफ्ट हो जाएगी, बैंक का स्पेस खाली हो जाएगा, उसके बाद वहां भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। अयोध्या में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन जारी है। अयोध्या के एडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या क्या पैमाइश में चीजें निकली, क्या निष्कर्ष निकलता है फिलहाल अभी तक की जांच का? पैमाइश में ये पाया गया कि जो आरोपी हैं उनके द्वारा यहाँ तालाब की जमीन पर और सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण करके एक तो बेकरी बनाई गई है और कुछ बाउंड्री वाल वगैरह बनाए गए हैं तथा कुछ और मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जिसमें उन्होंने किराए पर दुकानें वगैरह दिया है। उसी के संबंध में हमारी राजस्व टीम ने पैमाइश किया है और पैमाइश के बाद ये चिन्हांकन किया है। ग्राम सभा की जो जमीन होती है उसको ले लेना अपने कब्जे में, कितना बड़ा रैकेट लगता है और कब से ये सब चीजें चल रही थी सर?
बिल्कुल इन सब की जांच चल रही है। इसमें अगर और भी कोई लोग संलिप्त होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम, राजस्व की टीम, प्राधिकरण की टीम, नगर पंचायत की टीम लगी हुई है। इस तरह से जितनी भी हमारी सरकारी भूमियां हैं उनको सब चिन्हित कर रही हैं। जो कार्रवाई है वो यहीं पे होगी या आगे भी कार्रवाई स्टार्ट आज से ही होगी? बिल्कुल, क्या कहते हैं, अभी तो फिलहाल यहीं पर ये जो तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है या जो सार्वजनिक रास्ते पर है वहां हम कार्रवाई करेंगे। एक और मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है जिसमें अभी बैंक संचालित है, तो बैंक को जब बैंक के द्वारा खाली कर दिया जाएगा परिसर को, उसके बाद वहां पर भी हम विधिक कार्रवाई के तहत उसको भी खाली कराएंगे। तो देखिए, मोहित खान के मार्केट में बुलडोजर एक्शन भले ही बाद में हो, बुलडोजर भले ही बाद में चलेगा, लेकिन उसका बेकरी शॉप सील कर दिया गया है क्योंकि उसके A1 बेकरी शॉप में इतना घटिया केक और खाने के दूसरे सामान मिले जिसे खाकर कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। और इसीलिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जो सैंपल वहां से इकट्ठे किए थे उसमें फंगस लगे मिले, उसे जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। सर, क्या कार्रवाई की है? मौके पर क्या क्या चीजें मिली? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में सुबह हमारी टीम जो है मौके पे पहुंची है। तो जो इनका निर्माण इकाई की यूनिट थी, उस निर्माण इकाई पर हम लोगों ने 5 सैंपल लिए हैं। 3 आग के लीगर लिए गए हैं, 2 सैंपल सर्वे इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उसकी क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। तो लीगल सैंपल जो हमारे लिए गए हैं उसमें आपका काला नमक था, दूसरा जो है वह बेकरी सॉफ्टनिंग थी और तीसरा जो है साधारण नमक था। जो 2 सर्वे नमूने लिए गए हैं उसमें एक पेस्ट्री था और दूसरा एक जो है गरी का बुरादा का सैंपल लिया गया है। फिर उनकी यूनिटों को हम लोग जो है मौके पर जहां उनके आउटलेट हैं A1 बेकर के नाम से, वहां पर जो है वह फरार है, वह है नहीं, इसको हम सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। तो 12 साल की नाबालिग से गैंग रेप का आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी मोहित के साथ जो अवधेश हैं उनकी फोटो भी वायरल हो चुकी है और इस पर अब अवधेश प्रसाद ने जवाब दिया है। साथ ही मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन को भी अवधेश प्रसाद राजनीतिक चश्मे से देखने लगे हैं। आप उनकी बातें सुनिए। तस्वीर का सवाल है। हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया, यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोज़ाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। तो फ़ोटो का ये सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। ये तो देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत पुरानी विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। और मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। सांसद अवधेश प्रसाद पिछले 4 दिनों से इस मामले की जानकारी ही ले रहे हैं। उन्होंने मोहित खान के गुनाह पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सवाल जरूर उठा दिए। समाजवादी पार्टी ने अब तक मोहित खान पर कार्रवाई तक नहीं की है क्योंकि मसला मुस्लिम वोट बैंक का है और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ये कह रहे हैं कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो वे समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अब देखिए, समाजवादी पार्टी भले ही इस पूरे मसले पर अभी तक अपनी चुप्पी साध रखी हो, लेकिन
सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं। उन्होंने गैंग रेप के आरोपी मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर तो चलवाया ही, साथ ही उन पुलिस अफसरों पर भी एक्शन लिया जिसने पीड़ित की मां का जो वो कंप्लेन करने गई थी उनकी शिकायत नहीं सुनी, उसे दर्ज नहीं किया। जिन्होंने मोहित खान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की उन पर भी एक्शन हुआ है। दरअसल पीड़िता की मां ने कल सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और अपना दर्द भी बयां किया था, जिसके बाद सीएम योगी ने पीड़िता की मां को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था। आरोपियों पर एक्शन की बात भी कही थी। इसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कलंदर थाना और उसके एसएचओ रतन शर्मा, बदरसा के चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। इनका पीडीए धोखा नजर आता है। वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए है, एक धर्म विशेष के लिए है। उस जाति विशेष के, धर्म विशेष के आदमी अपराध करें तो कोई बात नहीं है, बाकी फिर पीडीए चलता है, उनको पूरा संरक्षण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब चौकी में पहुंचती है पीड़िता तो कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि चौकी आरोपी के घर में ही हुआ करती है। इसलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने पूरी चौकी को वहां से हटाने का काम किया, उन पे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, और इसमें और लगातार जांच चल रही है। और यहाँ पे ये भी पता चला कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। इस तरीके से उन लोगों ने और भी घटनाएं की हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, तो वो भी जांच होगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। पूरा कलंदर थाना के एसएचओ और भदरसा पुलिस चौकी के इंचार्ज पर एक्शन की वजह भी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पीड़िता की आवाज दबाने की पूरी कोशिश की है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन पुलिस वालों पर एक्शन की वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने गैंगरेप में फौरन एक्शन नहीं लिया। एफआईआर दर्ज करने में देरी हो गई। मोहित खान की जगह नौकर को आरोपी बनाने के लिए दबाव डाला गया। भदरसा चौकी इंचार्ज ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की। पूरा कलंदर थाना के एसएचओ ने ये शर्त रखी कि मोहित खान का नाम हटा ले तो फिर एफआईआर हो सकती है। हालांकि जब बाद में हिंदूवादी संगठन और समाज सेवी संस्थाओं का प्रेशर बढ़ा तो पुलिस को मोहित खान पर मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा था। तो देखिए किस तरह से पुलिस भी मिली हुई थी। पुलिस ने पीड़िता की मां की पीड़िता की आवाज दबाने की पूरी कोशिश की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधर्म में अब बात देश में आए सैलाब के आपातकाल की होगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मॉनसून ने तबाही मचा दी है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। नदियां इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। हिमाचल में बादल फटने से नदियों में अचानक सैलाब आ गया। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हो गए, सड़कें बंद हो गई हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी बादल फटने से भीषण तबाही मची है। अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू के किश्तवाड़ के दचन इलाके में भी बादल फटने से बाढ़ आ गई है। उधर पश्चिम बंगाल में भी नदियां उफान पर हैं। कोलकाता का दमदम एयरपोर्ट पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के रांची में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश ने रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दी। उत्तर प्रदेश के 16 ऐसे जिले हैं और 923 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। सबसे बड़ी त्रासदी केरल के वायनाड में हुई, जहां 5 दिन पहले आए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अब 300 के भी पार पहुंच चुकी है। बाढ़ में बचे ऑल इंडिया हाहाकार की एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको गुजरात का मंजर दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये गुजरात के डोंग की हैं, जहां अंबिना नदी अपने उफान पर है। अंबिना नदी का पानी शहर में घुस चुका है। इस सैलाब ने ट्रक को ही अपनी चपेट में ले लिया। ये ट्रक यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि ट्रक वहीं पर फंस गया। हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू में बादल फटा, जहां भारी तबाही हुई है। रास्ते बुरी तरह से डैमेज हो गए, सड़कों पर मलबे का ढेर लग गया। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। कुल्लू में श्रीखंड महादेव के आसपास फंसे करीब 300 लोग सुरक्षित हैं। वहीं मलाड़ा में करीब 25 पर्यटकों के स्थानीय लोग देखभाल कर रहे हैं। कुल्लू में सैलाबी अटैक से नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से डैमेज हो गया। उसकी आप तस्वीरें देखिए, कैसे हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है। जेसीबी की मदद से फिलहाल मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के समेत जो खड्ड गांव में आसमानी आफत के अटैक से ये पूरा का पूरा गांव ही खंडहर में तब्दील हो गया। 40 से 50 मकान मलबे के ढेर बन चुके हैं। 36 लोग इस इलाके में मिसिंग हैं। सेना की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। टेम्परेरी ब्रिज के जरिए लोगों को निकालने की जो जद्दोजहद है, जो जंग है, वो जारी है। देखिए किस तरह से टेम्परेरी पुल बनाया गया है। मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है।
जहां लोगों के घर मकान कभी हुआ करते थे, अब वहां से नदी बह रही है और ऐसा देख के लगता नहीं है कि कभी यहां पर कोई घर भी रहे होंगे। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। लोगों की घर गृहस्थी मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हालात इतने ज्यादा भयावह हो गए हैं कि देखने में भी डर लग जाए। सेना की टीम लगातार ग्राउंड पर एक्टिव है। लोगों को बचाने के लिए चप्पे चप्पे पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। मलबे के ढेर से बचाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह जिंदगियों को बचाया जा सके और जान माल का नुकसान कम से कम हो। हिमाचल का समेज खड्ड एरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रामपुर तहसील में समेज खड्ड गांव बसा था, जो इस वक्त खंडहर में तब्दील हो गया है। रास्ते डैमेज हो गए, कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई और इसीलिए अब यहाँ पर टेम्परेरी ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह से यहाँ से निकाला जा सके। समेज खड्ड में फंसे लोगों की मदद के लिए सेना ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। जान पर खेलकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। जो रास्ते बंद हैं उन्हें खोलने का काम हो रहा है। सेना देवदूत बनकर लोगों तक मदद पहुंचा रही है। लोगों को राहत के मदद के सामानों के पैकेट्स भी पहुंचाए जा रहे हैं और लोगों को निकालने की भी कोशिश हो रही है। वहीं हिमाचल के कुल्लू में एक बार फिर से बादल फट गया है। कुल्लू के श्रीखंड महादेव ट्रैक पर सैलाब का बवंडर दिखाई दिया। श्रीखंड महादेव यात्रा इस ट्रैक पर चल रही थी और अब देखिए कैसे यहाँ पर सैलाब का बवंडर नजर आ रहा है। ये आप देख सकते जो ये नदी आ रही है, ये पार्वती बाग से आ रही है। देखिए जो रास्ता वहां से था वो बिल्कुल कट चुका है। अब श्रीखंड से हमारा रास्ता बिल्कुल कट चुका है। कल जो फ्लड आ रहा था वो उसके पत्थर के ऊपर से आ रहा था। रास्ता वहां से ऊपर का था, रास्ता कट चुका है। ये देखिए आप नदी का प्रकोप किस तरह से है, आप देख सकते हैं। हिमाचल में बादल फटने से 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल्लू में एक और मंडी में 5 लोगों की मौत हो गई। कुल्लू में, मंडी और शिमला में 47 लोग लापता हो गए। शिमला में 33, कुल्लू में 9 और मंडी में 5 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उनकी तलाश अभी तक जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की टीम लगातार ग्राउंड पर लोगों को बचाने में जुटी है। 700 से ज्यादा लोगों को अब तक एयरलिफ्ट किया गया है। प्रभावित इलाकों में सेना मदद भी पहुंचा रही है। जो तीर्थयात्री अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से निकाला जा रहा है। केदार घाटी में फंसे लोगों की तलाश में NDRF, SDRF, होमगार्ड, फायर सर्विसेज की टीमें जुट गई हैं। रुद्रप्रयाग में NDRF और SDRF का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच ब्यास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 115 सड़कें इस वक्त बंद कर दी गई हैं और हालात बहुत डरावने हो गए हैं। कुछ ऐसे ही हालात देवभूमि उत्तराखंड के भी बन गए हैं। केदार घाटी में अब तक 7000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। 1500 के करीब यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। NDRF, SDRF, आर्मी समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और अभी भी रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रही है। इसीलिए रेस्क्यू टीमें पूरी तैयारी के साथ अपने काम में हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ियों पर फंसे लोग ऊपर से गिर रहे पत्थरों से बचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अब उत्तराखंड सरकार ने भी कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, लोग पहाड़ों में आने से बचें। केदारनाथ ट्रैक का पूरा रूट इस वक्त डेंजर जोन में है। सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक कई किलोमीटर के रेंज में अलग अलग रेस्क्यू जारी हैं। कई हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है तो कई जगह मैनुअल तरीके से एक-एक लोगों को बचाने की जंग चल रही है। सेना और आपदा प्रबंधन की टीम ग्राउंड पर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। केदारनाथ रूट पर जंगल, पहाड़ों से रास्ता बनाकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेली सेवा भी लगा दी है। केदारनाथ क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए करीब 12 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। केदारनाथ रास्ते में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का आज तीसरा दिन है और इस वक्त मैं शेरसी में हूँ, जहाँ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करके लगातार लाया जा रहा है। और इसी तरीके से शेरसी जो हेलीपैड बना हुआ है, इस हेलीपैड पर 6 हेलीकॉप्टर लगातार टच डाउन आ रहे हैं और देख रहे हैं कि इस वक्त करीब 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है। और त्रासदी का आज तीसरा दिन लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं
भीमबली में, लिंचोली में उन सभी लोगों को हेलीपैड से वापस लाया जा सके रेस्क्यू करके, और यही कोशिश लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द सबको रेस्क्यू किया जाए। हालांकि बीच बीच में मौसम खराब होने की वजह से जो हेली सेवा है उसको रोकना पड़ रहा है। आप लोगों को अभी लाया गया है? हाँ जी, हेलीकॉप्टर से। हम लोग गौरीकुंड में थे। चलो, कब से फंसे हुए? हम लोग परसों आए थे, तो कल रात को गौरीकुंड में यहाँ पर आकर के वापस हम गौरीकुंड में गए थे। यहाँ सोनप्रयाग से पहले जो रास्ता खराब था। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसी तस्वीरें नहीं नजर आ रही हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसी ही तबाही आई है। कोलकाता की बात करते हैं, जहां पहाड़ से लेकर जमीन तक बारिश मुसीबत वाली हो रही है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कोलकाता में बारिश के चलते हालात इतने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भर चुका है। रनवे से ठीक पहले जहां विमान खड़े होते हैं वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेशनल अब नहीं रही हैं। शुक्रवार रात को मूसलाधार बारिश के कारण एयरपोर्ट में जैसे कि देखा जा रहा है पानी भर चुका है एकदम, और जितने भी गाड़ियां पर एयरपोर्ट पे आ रही है सभी गाड़ियां बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 और 2 जो गेट है उसका रास्ता है, और रास्ते के सामने पानी एकदम भर चुका है, जिसके कारण जितने भी यात्रियां जा रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग इस वक्त है कोलकाता एयरपोर्ट के एकदम सामने, और इसका जैसे कि देखा जा रहा है कई जगहों पर पानी एकदम भरे होने के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जितने भी गाड़ियां यहाँ पर आ रही है। और इसके चलते एयरपोर्ट 1 नंबर गेट पे भारी जैम लग चुकी है सुबह से, और जैसे कि देखा जा रहा है गाड़ी का जो स्पीड है वो काफी कम चुकी है। इसी के कारण बहुत जैम का भी सामना करना पड़ रहा है, और सभी को जो फ्लाइट टाइमिंग है उस टाइमिंग से बहुत ज्यादा टाइम लेके घर से निकलना पड़ रहा है। तो कोलकाता एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कुछ फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, वहीं भारी बारिश की वजह से पूरा कोलकाता पानी पानी हो रहा है। रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बारिश का पानी अब निचले इलाकों में भी भरने लगा है, जिससे लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। कुदरत के इस कहर का सबसे ज्यादा नुकसान कहीं हुआ है, वो है केरल का वायनाड। अब देखिए केरल की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से वहां तबाही का मंजर नजर आ रहा है। 5 दिन पहले आई लैंडस्लाइड में अब तक 350 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और इसी बीच वहां एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। राहत बचाव का कार्य भी जारी है। मलबे के नीचे से जिंदगियों को बाहर निकालने का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन मुसीबत यह है कि केरल में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड हो, वायनाड हो, कन्नूर और कासरगोड वाले जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वायनाड लैंडस्लाइड के सर्च ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। अब तक 210 डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं। सर्च टीम को 158 बॉडी पार्ट्स मिले हैं। इनमें से 146 शवों की पहचान हुई है, और आज 74 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मौत के इस मंजर के बीच वायनाड से एक और अच्छी खबर भी आई है। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर 6 आदिवासियों की जान बचाई है, जिनमें से 4 मासूम बच्चे हैं। जिंदगी की तलाश करते हुए वन विभाग के जवान शुक्रवार को जब अठमला के जंगलों में पहुंचे तो उन्हें वहां एक आदिवासी महिला अपने 1 साल के मासूम बच्चे के साथ मिली। महिला ने जवानों को बताया कि उसके पति और 4 बच्चे ऊपर की तरफ पारामला इलाके में हैं, जिसके बाद जवानों ने वहां पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू किया। वायनाड का बड़ा हिस्सा इस वक्त त्रासदी की मार झेल रहा है। मलबे के बीच शवों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। रेस्क्यू टीमों को बड़ी चुनौतियों का भी सामना यहां पर करना पड़ रहा है। जमीन के नीचे शवों को पता लगाने के लिए थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे में केरल फॉरेस्ट के जवानों ने अठमला के जंगलों में पहुंचकर वहां रह रहे आदिवासियों को रेस्क्यू किया। फॉरेस्ट टीम ने 6 लोगों की जिंदगी बचा ली, जिनमें से 4 बच्चे हैं। आमतौर पर आदिवासी लोग बाहरी लोगों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने भरोसा दिया कि वो उनकी जान बचाने के लिए आए हैं। उन्हें खाने के लिए ब्रेड दिए गए। अब उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इन सब बुरी खबरों के बीच में एक और ऐसी खबर जो वाकई में सबको प्रेरणा देती है,
जो केरला फॉरेस्ट के जवान हैं उन्होंने इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं मुंडकई से ऊपर अट्टमला है, पारमला है, पंजरी वट्टम है, इन इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं वहां से 6 आदिवासियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। इन 6 आदिवासियों में से 4 जो हैं वो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 4 साल के बीच है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन था क्योंकि यहाँ से जो ऊपर के जाने वाले रास्ते हैं, पहाड़ों के रास्ते हैं, वो इस तबाही की वजह से कट चुके हैं। केरला फॉरेस्ट की टीम जब वहाँ पर जिंदा लोगों की तलाश में पहुंची तब वहां पर देखा कि जो अट्टमला जगह है वहां पर एक महिला और उनका 1 साल का बच्चा वहां पर बहुत ही डिस्ट्रेस हालत में थे। 3 दिन से उन्हें खाना नहीं मिला, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेल हो चुके थे। उसके बाद चूँकि आदिवासियों की आदत होती है कि वो नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ वो मिंगल नहीं होते हैं, उनसे वो डरते हैं, इसीलिए जो केरला फॉरेस्ट की एक टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने पहले उस महिला को कॉन्फिडेंस में लिया, उन्हें कुछ खाना खाने के लिए दिया, जिसके बाद उन्हें जब भरोसा होने लगा तो एक जवान ने उस 1 साल के मासूम बच्चे को अपने सीने से लगाकर बांध लिया, जिसके बाद उस महिला को लगा कि वाकई में ये लोग हमारा नुकसान करने नहीं बल्कि हमें बचाने आए हैं। उसके बाद महिला ने एक और दर्दनाक कहानी बयां कर दी। महिला ने बताया कि उससे ऊपर कुछ दूरी पर जो पारामला जगह है वहाँ पर उसके 4 और बच्चे और पति भी फंसे हुए हैं। ये एक और बड़ा चैलेंजिंग टास्क उस केरला फॉरेस्ट की टीम के लिए था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से वो और ऊपर चढ़ने लगे और उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर इस महिला के पति और 4 छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बताया जा रहा है कि किचन में कोने में दुबके हुए थे ताकि किसी भी तरह का नुकसान उन्हें ना हो। हालांकि जिस जगह पर वो थे वहाँ पर इस लैंडस्लाइड का उतना व्यापक असर नहीं था, इसलिए उनका जो कच्चा मकान था वो बचा हुआ था। किचन के एक हिस्से में दुबके बच्चों को केरला फॉरेस्ट के जवानों ने वहाँ से रेस्क्यू किया और वहाँ से ट्रैक करते हुए इन्हीं रास्तों से उन्हें रिलीफ कैंप में लाकर छोड़ा। ये जो कहानी यहाँ पर सामने आई है कि त्रासदी के इतने घंटों के बाद भी 4 बच्चों की ज़िंदगियों को और 2 एडल्ट यानी 6 ज़िंदगियों को यहाँ पर सफलतापूर्वक बचाने में केरला फॉरेस्ट के जवानों को कामयाबी मिली है। वायनाड में रेस्क्यू का काम 24 घंटे जारी है। मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है। उन्हें ढूंढने के लिए डीप सर्च रडार की मदद ली जा रही है। डीप सर्च रडार से 80 मीटर तक की गहराई तक इंसानों के दबे होने का पता लगाया जा सकता है। वायनाड में चल रहे रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में 40 टीमें शामिल हैं और इस ऑपरेशन में 1300 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। अभी कुछ 6 जोन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलियार नदी के 40 किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू का फोकस है। फॉरेस्ट विभाग के साथ साथ वायनाड के 8 पुलिस थानों की मदद इस रेस्क्यू के कार्य में ली जा रही है।